हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के फार्माकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट के बारे में। और ये हमारा आईएनसी का सिलेबस जिसमें जो कि ऑल इंडिया में फॉलो किया जाता है। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, डिफिनेशन एंड ब्रांचेस। तो डिफिनेशन और ब्रांचेस देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, हिप्पोक्रेट्स को फार्माकोलॉजी का फादर माना जाता है। फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स और लॉजिक्स का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स को ही फार्माकोलॉजी बोलते हैं। और डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ दैट स्टडीज ड्रग, देयर ओरिजिन्स, कंपोजिशन, इफेक्ट, मैकेनिज्म एंड यूजेस इन द प्रिवेंशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। तो फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस होती है ड्रग्स के बारे में। हम उसमें पढ़ते हैं कि ड्रग्स के कंपोजिशंस क्या हैं, उनके ओरिजिन्स क्या हैं, उनके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम ड्रग्स का यूज करके डिसीज़ की ट्रीटमेंट, उनके प्रिवेंशंस और डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। सेकेंड, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग दियर सोर्सेज, कंपोजिशंस, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। थेराप्यूटिक यूजेस का मतलब होता है ड्रग का यूज हम इस प्रकार से करें कि वो हमारे लिए बेनिफिट दे, वो हमें फ़ायदा दे। एंड एडवर्स इफेक्ट, ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, देख लेते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी में सबसे पहले आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट द बॉडी डज द ड्रग, मतलब कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ये होता है। तो पहले अब्जॉर्ब, कोई भी ड्रग हम खाते हैं, ठीक, ओरली लेते हैं, तो पहले वो हमारे स्टमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी, मतलब स्टमक में डाइजेस्ट होगी और इंटेस्टाइन में भी होती है। उसके बाद वो ऑब्जॉर्ब होती है स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू, मतलब मेनली इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में बहुत थोड़ा होती है। उसके बाद वहाँ से जब ऑब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे यहाँ मान लीजिए हमारा एक ऐसे स्टमक एक है, ठीक, यहाँ से एक इंटेस्टाइन ऐसी बनी हुई है, ठीक, यहाँ से ऑब्जॉर्व होकर ये ब्लड वेसल्स में जाती है। अब ब्लड वेसल्स में ये ऑब्जॉर्प्शन हो गया इनका। अब यहाँ से ब्लड वेसल्स के बाद से वो सारे जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, मतलब जितने भी ऑर्गन, उनमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब बट जाती है, किसी चीज़ को बांट देना। फिर मेटाबॉलिस होती है। मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। जैसे लीवर में हमारी कोई भी दवा जब फिल्टर होती है तो वहाँ से वो मेटाबोलाइज्ड होती है, मेरी लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद होता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि हमारे बॉडी से उसको बाहर निकाल देना। किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, कुछ स्वेट के थ्रू भी निकलता है, कुछ फीसेस के थ्रू भी निकल जाता है। यही सेकेंड ब्रांच होती है हमारी फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, यानी कि ड्रग हमारी बॉडी में जाकर क्या करती है। तो सबसे पहले ड्रग, हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, ठीक, ड्रग जाती है हमारी बॉडी में, रिसेप्टर्स से बाइंड होती है। उसके बाद इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब कि ड्रग कैसे हमारे रिसेप्टर से, जैसे कोई भी ड्रग होती है, कोई प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उनकी अलग अलग। जो हमारे एल्बुमिन है ब्लड में, हीमोग्लोबिन मान लो ये है, तो यहाँ पे ड्रग जो जा रही है, ड्रग यहाँ पे जाके ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे बाइंड हो रहे हैं, इसी को हम इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक। और जैसे कि सेल, ऐसे सेल होती है, सेल का एक सेल मतलब ये उसका इन्वेलप है, सेल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो भी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जाती है तो ड्रग बाइंड होती है रिसेप्टर, फिर सेल को एक्टिव कर देते हैं, मतलब एक्टिव कर देंगे सेल को ताकि वो लड़ सके, जो भी है अपना इंटरेक्ट हो सके और सेल ज़्यादा एक्टिव हो, ज़्यादा काम करे ताकि बीमारी से हमें बचा सके। उसके बाद है इफेक्ट्स। इंटरेक्शन इफेक्ट्स क्या होता है, इन्हीं बारे में पढ़ना ही फार्माकोडायनेमिक्स होता है। मेनली दो ब्रांचेस ही होती हैं, ये फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, लेकिन और भी ब्रांचेस होती हैं, सब ब्रांचेस, जैसे कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स, यूज ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, ड्रग की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग का यूज करना। उसके बाद आता है फोर्थ, टॉक्सिकोलॉजी भी होती है। टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में का मतलब ये होता है यूज ऑफ ड्रग इन ह्यूमंस में, कैसे ड्रग का यूज कर रहे हैं क्लिनिक्स वगैरह में, ये चीज़। कीमोथेरेपी तो आप लोग जानते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विच यूज टू किल इनहिबिट माइक्रोब्स, मतलब इस ड्रग का यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को किल और इनहिबिट करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग। बिलीव करिए
आपको कहीं से भी गूगल से या चैट जीपीटी कहीं से भी कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने नोट चैट जीपीटी, बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस, बहुत सारी बुक का रेफरेंस लेके उसके बाद ही बनाती हूँ। काफ़ी शॉर्ट नोट मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम उतना हम रट नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें समझ सकते हैं। ड्रग्स, तो पहले हम ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं कि ड्रग होती क्या है। एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस अ चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शंस थ्रू इट्स केमिकल एक्शंस, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस है या पार्टिकल है, कुछ भी है जिसे हम खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो चेंज हो जा रहे हैं। जैसे कि हम हैं, मतलब हमारी सेल ज़्यादा एक्टिव हो जा रही हैं, ज़्यादा काम कर रही हैं, हमारे ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये चीज़ें किसी भी चीज़ को खाने के बाद। तो वही हमारा केमिकल एक्शन। जैसे कि हम किसी को पैसा देते हैं तो हमारा ज़्यादा काम करता है, वैसे ही। उसके बाद आता है नेचर। नेचर के बारे में हम देख लेते हैं। तो ड्रग का दो तरीके का नेचर होता है, एक केमिकल नेचर, एक फिजिकल नेचर। तो हम केमिकल नेचर देख लेते हैं। ड्रग में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक कंपाउंड। ड्रग ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी होती है, सिंथेटिक कंपाउंड मतलब दोनों में हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल नेचर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फॉर्म। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो सॉलिड हो सकती है, या तो लिक्विड हो सकती है, या तो गैसेस फॉर्म में, जैसे कोई भी दवा इन्हेलेशन के लिए आती है वो। उसके बाद हम सोर्सेस ऑफ ड्रग देख लेते हैं। तो सोर्सेस ऑफ ड्रग दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक होता है। नेचुरल सबसे पहले हम देख लेते हैं। नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग। नेचुरल सोर्सेस ऑफ ड्रग में हमारा प्लांट सोर्स पहला हो सकता है। मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं जो हम प्लांट से लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ ड्रग्स के बारे में जो कि हम मेनली जो है प्लांट से लेते हैं, ठीक, प्लांट से बनाते हैं। पहला होता है हमारा ड्रग देख लेते हैं, फिर उनके बाद उनके वर्क और एक्शंस के बारे में देखेंगे, फिर प्लांट ओरिजिन, मतलब कौन से प्लांट से इसे ओरिजिन करके बनाया गया। पहला होता है हमारा मॉर्फिन। मॉर्फिन आप लोग सब जानते हैं, ये पेन रिलीवर होता है, इसे हम पेन के लिए देते हैं। एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर जो भी दवा होती है उन्हें एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। प्लांट ओरिजिन, ओपियम पॉपी। आपको इतना ज़्यादा प्लांट ओरिजिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस दवा के नाम भी याद कर सकते हैं और उनके वर्क भी तो हो जाएगा। सेकेंड होता है हमारा एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक, ये इमरजेंसी ड्रग होती है, दोनों ही इमरजेंसी ड्रग होती हैं। कार्डियक में हम लोग क्या कहते हैं, एमएसएन में पढ़ चुके हैं, एमएसएन फर्स्ट में। हाँ, ये एट्रोपा बेलाडोना नाम के पौधे से ली जाती है। थर्ड होता है हमारा डाइजोक्सिन। डाइजोक्सिन जो होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। फोर्थ होता है हमारा क्वानिन। क्वानिन जो होता है एंटी मलेरियल ड्रग होता है, जिसका यूज हम ये मतलब इसका ओरिजिन जो है चिंकोना बार्ग नाम के पौधे से ली गई। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये भी याद करना है तो आप पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद फिफ्थ होता है हमारा रिसर्पिन। रिसर्पिन जो होता है ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, लो करता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, ये भी हमारा प्लांट से ही लिया जाता है। उसके बाद आता है इफेड्रिन। इफेड्रिन जो होता है ब्रोंको डायलेटर होता है और ये अस्थमा में दिया जाता है। उसके बाद सातवां हम देख लेते हैं विनक्रेस्टिन होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है ये। 8 होता है हमारा सेना। सेना जो होता है लैक्सेटिव होता है और ये कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है हमें, अगर जो भी इंटेस्टाइन और में हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसको। उसके बाद कॉस्टर ऑयल भी हम लोग प्लांट से ही लेते हैं। सेकेंड देख लेते हैं एनिमल सोर्सेस ऑफ ड्रग। तो ऑब्टेन फ्रॉम ग्लैंड्स, ऑर्गन एंड सिक्रीशन ऑफ एनिमल्स एंड आर यूज्ड एज हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीकोगुलेंट्स एंड वैक्सीन्स। मतलब बहुत सारे एनिमल्स के ग्लैंड्स, ऑर्गन्स और सिक्रीशन से हम बनाते हैं बहुत सारी दवाएं, जैसे कि हार्मोन्स, एंजाइम और एंटीकोगुलेंट्स और वैक्सीन्स। तो देख लेते हैं हम लोग ड्रग में हम पहला इंसुलिन जो डायबिटिक मिलेटस में देते हैं वो भी हम लोग एनिमल्स के पैनक्रियाज ऑफ काऊ और पिग से लेते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। सेकेंड होता है हेपारिन। हेपारिन एंटीकोगुलेंट होता है, क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है, इसे लीवर और लंग्स ऑफ द पिग और इंटेस्टाइन, पिग के लंग्स और इंटेस्टाइन और लीवर से लिया जाता है। उसके बाद थर्ड होता है हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, ये भी सिप और काऊ के थायराइड ग्लैंड से लिया जाता है। फोर्थ होता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि स्टमक ऑफ पिग से बनाया जाता है। बहुत सारी दवाएं होती हैं जो एनिमल से बनाई जाती हैं। आप इसमें ये नहीं है कि आप लोग वेजिटेरियन हैं तो
नॉन वेजिटेरियन, तो दवाएं तो उनसे ही बनती हैं। अब इसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवा खाना छोड़ दें। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ये पैनक्रियाज और पिग से हम लोग लेते हैं। 6 है हमारा एड्रिनल एपिनेफ्रिन भी इसको बोलते हैं। हार्ट रेट और बीपी को बढ़ाता है। एड्रिनल ग्लैंड ऑफ सिप एंड काऊ, सिप और काऊ की एड्रिनल ग्लैंड से लिया जाता है। 7 है हमारा काल्किटोनिन, लोअर द बीपी और कैल्शियम लेवल, लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। थायराइड ग्लैंड ऑफ सल्मोना फिश के थायराइड ग्लैंड से लिया जाता है। 8 है हमारा एंटीटॉक्सिन एंड एंटीसेरा, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, ये हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सीरम ऑफ हॉर्स के सीरम से लिया जाता है। 9th ऑटीटॉक्सिन भी होते हैं, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और मिल्क इजेक्शन के लिए लेते हैं, ये भी हमारे एनिमल से लिया जाता है। और 10th हमारा है कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए और विटामिन डी का सप्लीमेंट इससे बनाया जाता है, ये लीवर ऑफ कॉड फिश से लिया जाता है। और थर्ड सोर्स जो है हमारा मिनरल सोर्स है। ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स एंड आर यूज्ड एंटा एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हेमाटिनिक्स और लैक्सेटिव एंड सप्लीमेंट्स। मतलब कुछ ड्रग जो होती हैं वो नेचुरल मिनरल से भी ली जाती हैं। जैसे कि हमारा पहले आयरन जो होता है आयरन जो होता है एनीमिया वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ये आयरन ओरे मतलब आयरन के जो नेचुरल मिनरल्स हैं उनसे लिया जाता है। सेकेंड होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये भी लीमन स्टोन चाक वगैरह से लेते हैं। जो मतलब जिनका कैल्शियम की कमी होती है वो चाक खाते हैं, और ये क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो सब खाते हैं, मिट्टी वगैरह के बर्तन। थर्ड है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है लैक्सेटिव होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह में लिया जाता है। ये भी मैग्नीशियम सी वाटर मतलब समुद्र के पानी से लिया जाता है। फोर्थ है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, और फिफ्थ है हमारा जिंक सल्फेट भी, और 6 आयोडीन भी होता है, ये भी हमारा मिनरल सोर्सेज हैं। उसके बाद हम लोग और भी देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट भी होता है, ये भी हमारा मिनरल सोर्सेस है। लिथियम कार्बोनेट जो कि हम लोग मूड इस्टेब्लिश करने के लिए देते हैं, ये भी हमारा एक मिनरल सोर्स है। 9th है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो एंटा एसिड होता है, ये भी हमारा मिनरल सोर्स है। 4th होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेज जो बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हम बहुत सारी दवाएं बनाते हैं। जैसे ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड आर mainly used as antibiotics, antifungals and immunosuppressants। मतलब बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो हम बैक्टीरिया और फंगाई से लेते हैं। मेनली यूज्ड में इनका एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं, एंटीफंगल और इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में करते हैं। तो पहले हमारा पेंसिलिन तो सबको ही पता होगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी है। पेंसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से ली गई थी, पहली एंटीबायोटिक यही बनी थी। और उसके बाद सेकेंड है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक। उसके बाद थर्ड है हमारा टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम की एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब लार्ज रूप में इसका यूज करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। फिर है हमारा इरिथ्रोमाइसिन, क्लोराफेनिकोल, सिफेलोस्पोरिन। उसके बाद है हमारा साइक्लोस्पोरिन, रिफामा पेंसिलिन, मतलब बहुत सारी दवाएं। उसके बाद भी था हमारा सेमी सिंथेटिक ड्रग्स भी कुछ होती हैं। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड केमिकल मॉडिफाइड इन द लेबोरेटरी टू प्रोवाइड देयर इफेक्ट्स। मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो नेचुरल सोर्सेज के साथ उन्हें लैब में केमिकली मॉडिफाई किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो अच्छा इफेक्ट दे सकें। तो इसमें हमारी ड्रग आती हैं एमपीसीलिन जो होती है, इसका नेचुरल ओरिजिन जो है पेंसिलिन है, लेकिन इसे मॉडिफाई करके लैब में एम्पिसिलिन बना दिया गया है, ये भी एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ की जाती है। तो अमोक्सिसिलिन, ये भी जो है पेंसिलिन को मॉडिफाई करके लैब में बनाया गया है। फिर आता है हमारा सिफेलेक्सिन जो मेडिसिन होती है वो सिफेलोस्पोरिन से मॉडिफाई करके बनाई गई है। डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है टेट्रासाइक्लिन से बनाई गई है। हीरोइन जो होता है
ये डीएसिटाइल मॉर्फिन होता है, ये मॉर्फिन से मॉडिफाई करके बनाया गया है। उसके बाद होता है हमारा हाइड्रोमोर्फोन, जो होता है मॉर्फिन से बनाया गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोजेस, फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आपने क्या कहते हैं फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में भी देख लेते हैं। प्रिपेयर इंटायरली बाय केमिकल प्रोसेस इन लेबोरेटरीज एंड आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द वेरियस डिसीजेज। मतलब इनको पूरी तरीके से लेबोरेटरी में ही बनाया गया। तो पहला हमारा होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक्स होते हैं, पेन और रिलीवर के लिए हम लोग देते हैं, सब जानते होंगे, सब पैरासीटामोल जानते होंगे ये। और एस्पाइरिन भी, फिर लीडोकैन भी लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है, डाइज़ापाम भी, ओमेप्राजोल भी, फिरोसामाइड भी, अम्लोडिपिन भी, और सल्बूटामोल और सिप्रोफ्लोक्सिन, ये भी एक एंटीबायोटिक होता है। ये भी सिंथेटिकली ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग। ये भी पूरी तरीके से लेबोरेटरी में ही बनाया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोजेस, फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम देख लेते हैं डोजेस फॉर्म। ये सॉलिड, लिक्विड और अदर्स, मतलब सॉलिड, लिक्विड और अदर फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। पहले हमारा सॉलिड फॉर्म। तो मेडिसिन दैट आर सॉलिड शेप, मेडिसिन जो कि सॉलिड शेप में होती हैं। और टैबलेट्स, जैसे कि टैबलेट्स, अ टैबलेट इज़ अ हार्ड फ्लैट मेडिसिन मेड बाय प्रेसिंग पाउडर टुगेदर। मतलब ये हार्ड मेडिसिन होती है, बहुत सारे पाउडर्स को एक साथ प्रेस करके बनाया गया होता है। इनका रूट जो होता है यूजुअली ओरल रूट और स्वेलो, यूजुअली ओरल रूट से देते हैं, आदमी स्वेलो करके ऐसे मुंह से निगल लेता है। इसके एग्जांपल्स हैं पैरासीटामोल, एस्पाइरिन और मेथफॉर्मिन। सेकंड होती है हमारी कैप्सूल्स। ड्रग इनक्लोज्ड इन अ सॉल्यूबल जेलेटिन सेल, हाइड बैड टेस्टेड एंड डिजॉल्व इन स्टमक टू रिलीज ड्रग्स। मतलब कैप्सूल्स जो होती हैं वो हमारे स्टमक में जाके डिजॉल्व हो जाती हैं, मतलब गल जाती हैं स्टमक में जाके। और ये मतलब जेलेटिन सेल से क्लोज्ड होती हैं। बस यही एक पॉइंट है इसमें, और कुछ याद करने जैसा है नहीं। इसके एग्जांपल्स हैं अमोक्सिसिलिन का कैप्सूल, विटामिन कैप्सूल। इनका रूट कॉमनली ओरल रूट होता है। तो थर्ड है हमारा पाउडर फॉर्म। तो पाउडर फॉर्म में ड्रग्स होती हैं। पाउडर आर फाइनली डिवाइडेड ड्राई सॉलिड ड्रग्स मींट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। दे कैन बी स्वेलोड आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर और अप्लाइड ऑन स्किन। डस्टिंग पाउडर्स, मतलब पाउडर्स जो होते हैं, डस्टिंग पाउडर्स बहुत सारे आते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। कुछ पाउडर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पानी में मिलाकर या मिल्क वगैरह मिलाकर भी पीते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ORS पाउडर, ये तो सब लोग जानते होंगे। ORS जो होता है हम लोग यूज करते हैं वोमिटिंग वगैरह, डायरिया वगैरह के टाइम में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। एंटी एसिड पाउडर्स होते हैं, डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, और रूट इनका ओरल और एक्सटर्नल स्किन रूट होता है कॉमनली। फोर्थ है हमारा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं देख लेते हैं। A concentrated medicine prepared from natural sources by removing and collecting their active ingredients। मतलब एक concentrated medicine होती है जो कि natural sources से बनाई गई है by removing their active ingredients, उनके active ingredients को collect करके और natural sources से बनाई गई है। Plant contain medicinal chemicals, take out these chemicals by shaking the plant in a liquid like water and alcohol. After filtering and evaporating the liquid, a concentrated medicine substance is left। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग उबाल के पीते हैं, वो एक्सट्रैक्ट में भी आ जाएंगे। जैसे कि वैसे तो दवाई लेबोरेटरी में ऐसे बनाई जाती है, लेकिन हम लोग कॉमनली हर्बल के रूप में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे पत्ते आते हैं जिन्हें हम उबाल के पीते हैं। जैसे कि तुलसी के पत्ते का उबाल के पानी पीते हैं बहुत लोग। ये सब मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट होता क्या है।
एग्जाम्पल जैसे इसका सेना एक्सट्रैक्ट, सेना का एक पौधा आता है, यूज्ड इन लैक्सेटिव टैबलेट्स में इनका यूज़ किया था। जिंजर एक्सट्रैक्ट, और जिंजर हम लोग अदरक उबाल के पीते हैं, इससे हमारे पेट को बहुत आराम मिलता है। स्पेशली गर्ल्स को पीना चाहिए पीरियड के टाइम। लिक्वोरिक एक्सट्रैक्ट होता है, ये कफ मेडिसिन होती हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद रूट होता है, मोस्टली रूट ओरल होता है, समटाइम्स टॉपिकल भी हो सकता है। कुछ टाइम हम लोग टॉपिकल का मतलब स्किन पे भी अप्लाई करके लगा देते हैं। फिफ्थ है हमारा पिल्स। कुछ पिल्स भी आती हैं, स्मॉल राउंडेड सॉलिड मेडिसिन मेड बाय रोलिंग ड्रग मास, यूजुअली राउंड एंड स्मूथ, यूजुअली राउंड और स्मूथ शेप की होती हैं, राउंड शेप की होती हैं। रोल्ड बाय हैंड, ओल्ड मेथड, रेयरली यूज ना, ये ओल्ड मेथड है, अब रेयरली यूज होता है। पाउडर मिक्सिंग इनटू मास, पाउडर को ऐसे गोल गोल फॉर्म बना के। इसके एग्जांपल्स है ओल्ड हर्बल पिल्स, पुरानी हर्बल पिल्स जो आती थी, ऐसे गोल गोल नहीं रहती हैं सब, ऐसे एकदम गोल गोल दाने जैसे मटर के। उसका रूट ओरली होता है। 6 हमारा फॉर्म होता है डोज फॉर्म में। सपोसिटरीज क्या होती हैं? सॉलिड मेडिसिन्स इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटीज वेयर दे मेल्ट, मतलब ऐसी मेडिसिन जो हमारी बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट की जाती हैं और वहाँ पे वो मेल्ट हो जाती हैं। बहुत सारी दवाई होती हैं जो रेक्टल और वेजाइनल और यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग देते हैं, जो मतलब प्रोवाइड करते हैं, जो कि मतलब कैविटी में इंटर करने के बाद डिसॉल्व हो जाती हैं, गल जाती हैं, जैसे कि ग्लिसरीन सपोसिटरी। सेकेंड हमारा होता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने सॉलिड फॉर्म के बारे में पढ़ा, तो सेकेंड हमारा लिक्विड फॉर्म। तो पहला होता है सॉल्यूशंस, अ क्लियर लिक्विड वेयर द ड्रग इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट लाइक वाटर, मतलब एक क्लियर लिक्विड होता है जहाँ पे जो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। इसके एग्जांपल है ORS सॉल्यूशन, बेटाडीन सॉल्यूशन, IV नॉर्मल सलाइन। इसके रूट्स जो होते हैं ओरल, एक्सटर्नल और इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकते हैं। फिफ्थ है हमारा सिरप। तो सिरप देख लेते हैं। स्वीट थिक लिक्विड कॉन्टेनिंग ड्रग डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन, ये एक स्वीट और गाढ़ा लिक्विड होता है जो कि एक सॉल्यूशन में मिला हुआ होता है। इसका रूट ओरल होता है। एग्जाम्पल इसके कफ सिरप्स, पैरासीटामॉल सिरप फॉर चिल्ड्रन। बच्चे टैबलेट्स नहीं खा पाते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं, इसलिए उनको मतलब पैरासीटामॉल जो होता है नॉर्मली सिरप के रूप में ही दिया जाता है। गुड फॉर चिल्ड्रंस, ये काफ़ी अच्छा यूज है चिल्ड्रंस के लिए, क्योंकि बच्चे जल्दी खाते नहीं हैं दवा। उसके बाद थर्ड है हमारा एलिक्सर्स क्या होते हैं? क्लियर स्वीटेंड लिक्विड मेडिसिन्स दैट कॉन्टेन वाटर एंड एल्कोहल एंड द ड्रग डिजॉल्व इन इट, मतलब ऐसी स्वीटेस्ट दवा होती हैं जिनको नॉर्मली थोड़ा सा मतलब एल्कोहल और वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाता है, ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है इसका। इसके एग्जांपल्स हैं, मतलब ओरली ये लेते हैं, इसका रूट है, और इसके एग्जांपल ये इसका रूट है और ये इसके एग्जांपल्स हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इलीजर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इलीजर आता है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको मतलब एल्कोहल में डिजोल्व करने पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। फोर्थ हमारी होती है सस्पेंशंस जो होती हैं, अ लिक्विड मेडिसिन इन विच सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर डिस्पर्सेड इन अ लिक्विड बट नॉट डिजॉल्व, मतलब सस्पेंसरीज वो होती हैं जिनको एक लिक्विड में मतलब मेडिसिन को मिलाया तो गया होता है, लेकिन वो मतलब उसमें पूरी तरीके से घुली नहीं होती है, डिजॉल्व का मतलब। और बहुत सारी ऐसी दवाई थी जो डॉक्टर कहता है कि आप जब पीने जाएगा तो इसको एक बार सेक कर लीजिएगा, मतलब एक बार उसको ऐसे सेक कर लीजिए ताकि जो नीचे पार्टिकल्स कुछ बैठे हुए मेडिसिन के वो चारों तरफ फैल जाएं, ताकि हम प्रॉपर अमाउंट में वो मेडिसिन हम पी सकें सिरप के रूप में। हाँ, नोट में हमने लिखा भी है, सेक वेल बिफोर यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से उसे सेक कर लें, मिला लें। ड्रग सेटल डाउन एट द बॉटम, मतलब ड्रग पार्टिकल्स जो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती हैं वो नीचे बैठ सकते हैं। ओरल, इसके रूट्स होते हैं ओरल, टॉपिकल, ऑइट मतलब ईयर्स के थ्रू, और थैल्मिक मतलब आइस के थ्रू, जैसे कि आई ड्रॉप्स आते हैं। इमल्सन्स देख लेते हैं क्या होते हैं। अ लिक्विड मेडिसिन मेड बाय मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर विथ द हेल्प ऑफ अ मिक्सिंग एजेंट सो दे स्टे मिक्स, मतलब कुछ ऐसी लिक्विड मेडिसिन आती हैं जिनको
हम लोग जैसे कि ऑयल और वाटर को मिक्स करें, वैसे तो मिक्स नहीं होते कॉमनली, विद द हेल्प ऑफ किसी और एजेंट के साथ हेल्प करके हम लोग मिक्स करें। जैसे कि एग्जांपल से इसके कोल्ड क्रीम जो होती है वो मतलब मिक्स की जाती है एक अदर मिक्सिंग एजेंट की हेल्प से। इसका रूट होता है ओरल, स्किन एंड इंजेक्शंस के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि मिल्क जो होता है एक नेचुरल इमल्सन होता है। इमल्सन मतलब एक और एजेंट होता है जो फैट और वाटर को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि वाटर और ऑयल, कभी एग्जांपल देते थे किसी को, ये दोनों कभी मिक्स नहीं हो सकते, तेल और पानी नहीं मिल सकते कभी, तो उनको अगर क्या कहते हैं मिल्क के साथ हम लोग मिलाएं तो वो मिक्स हो जाते हैं। और 6 होती हैं हमारी लिंचेस। लिंटस क्या होती हैं? लिंटस जो होती हैं लिंटस बोलते हैं इसे शायद, अ स्वीट थिक लिक्विड मेडिसिन दैट इज टेकन स्लोली इन स्मॉल सिप्स टू रिलीव कफ एंड थ्रोट इरिटेशंस। मतलब ऐसी स्वीट लिक्विड मेडिसिन होती हैं जिनका हम सिप के रूप में थोड़ा थोड़ा पीते हैं और कफ को रिलीव करने के लिए और थ्रोट जो भी गले में इरिटेशन उन सबको रिलीव करने की, जैसे कि कफ लिंटेस आती हैं। 7th होती है हमारी लोशंस तो सबको ही पता होगा, सब लोग लोशंस लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, और बहुत सारे गोरे होने वाले क्रीम भी लगाते हैं। एग्जांपल्स इसके कैलामीन लोशंस जो होते हैं इचिंग, रैशेस, चिकन पॉक्स के लिए यूज़ करते हैं। बेंजोएट लोशन तो सब लोग जानते होंगे ये तो। स्कारबिस यानी कि जब भी कोई मतलब स्कारबिस के लिए हम इसका यूज करते हैं। परमेथ्रिन लोशन तो सब लोग जानते होंगे, परमेथ्रिन का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल में। इंजेक्शन तो सबको पता होगा, सबको इंजेक्शन से डर लगता है। इंजेक्शन ड्रग आर लिक्विड स्टेराइल मेडिसिन गिवन डायरेक्टली इनटू बॉडी यूजिंग अ सिरिंज एंड नीडल। डायरेक्टली हम बॉडी में उसे प्रोवाइड कर देते हैं वेंस में सिरिंज और नीडल के हेल्प से, जैसे कि वेंस में ही नहीं मतलब बॉडी मसल्स में भी प्रोवाइड करते हैं, स्किन में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि IM सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। नेक्स्ट है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 2 टाइप के रूट होते हैं, एक इंटेरल रूट होता है, एक पैरेंटल रूट होता है। पहले हम इंटेरल रूट देख लेते हैं। इसमें ओरल रूट आता है। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग आर गिवन बाय माउथ मोर फ्रिक्वेंटली बाय अदर रूट्स। मतलब बहुत जल्दी ओरल रूट से भी दे सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इसे पेशेंट खुद भी ले सकता है, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ अ सेल्फ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, मतलब ये सेल्फ कन्वीनियंट होता है, खुद से ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल, मतलब खुद से लेना इसको पॉसिबल है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, मतलब ये पेरेंटल थेरेपी जैसे कि जो हम वेन वगैरह में देती हैं और मसल्स में IM के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, तो कभी कभार स्वेलिंग हो जाती है बहुत, ये मतलब अवॉइडेड होता है इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शंस इज़ स्लोअर दैन पैरेंटल रूट, मतलब इसके ड्रग का एक्शन स्लो होता है पैरेंटल रूट के कंपेयर में। इट इज़ बिटर टैबलेट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब काफ़ी कड़वी दवाई भी एडमिनिस्टर करते हैं तो लोग वॉमिटिंग कर देते हैं। ड्रग प्रोडक्शन नोजिया एंड वॉमिटिंग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन, जो मतलब जो ड्रग्स जो होती हैं नोजिया और वॉमिटिंग को अगर कोई पेशेंट खाता है तो उसे दवाई खाते ही वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि उसे नहीं दे सकते ओरल के थ्रू। दिस रूट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ अनकॉन्शियस पेशेंट, ना कोई पेशेंट बेहोश है तो उसमें हम मुंह से थोड़ी उसको दवा खिला देंगे। उसके बाद दूसरा हमारा होता है सबलिंगुअल रूट का मतलब सिंपल यही होता है कि ड्रग को जो भी दवाएं होती हैं उनको जीभ के नीचे रख दो, सिंपली टंग के नीचे प्लेस्ड कर देते, ये इसका मतलब होता है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स आते हैं, जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको हमेशा ये चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है, उन्हें कुछ इमरजेंसी ड्रग्स दी जाती हैं जिन्हें उन्हें मतलब अपनी जीभ के नीचे रखना होता है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ड्रग एक्शन इज़ फास्ट, ड्रग का एक्शन फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारी ऐसी जीभ होती है उसके नीचे जो होती हैं कुछ कुछ लिंगुअल वेन्स होती हैं जो डायरेक्टली वेन में लेके जाती हैं मेडिसिन को। एडवांटेज ड्रग एक्शन इज़ फास्ट, पढ़ा है इनएक्टिवेट
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज इन द स्टमक इज अवॉइडेड, मतलब ड्रग जो होती हैं, बहुत सारी ड्रग्स जो एक्टिव फॉर्म में होती हैं वो जाके स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं इससे। द ड्रग इंटर्स डायरेक्टली इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन विदाउट इनएक्टिवेटेड इन द लीवर। लीवर में कुछ दवाओं को एक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे। रेक्टल रूट, रेक्टल रूट और वाजाइनल रूट के थ्रू भी बहुत सारी दवाई दी जाती है, तो हमने पढ़ा ही है। द ड्रग इज़ प्लेस्ड इनसाइड द रेक्टल एंड सपोजिटरीज और इनेमा। बहुत सारे इनेमास तो हम लोग डायरेक्ट रेक्टल के थ्रू ही देते हैं कॉन्स्टिपेशन में। दिस रूट इज़ समटाइम्स यूज्ड व्हेन ओरल इंजेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू एनी सर्जरीज और कोई कॉम्प्लिकेशन है, डिसीज है, ओरल डिसीज, तो उसकी वजह से नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें हम लोग इन रूट्स के थ्रू भी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके एडवांटेज देख लेते हैं। वैसे तो इसके एग्जांपल्स भी हैं, इंडोमेथाइसिन और रूमेटॉइड एथराइटिस विथ पेप्टिक अल्सर, इन सब चीज़ों में हम उन्हें रेक्टल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी मेडिसिन। इसके एडवांटेज देख लीजिए। दिस रूट इज़ फ्रिक्वेंट व्हेन नोजिया एंड वोमिटिंग आर प्रेजेंट। ये रूट जो होता है फ्रिक्वेंटली यूज होता है जब वोमिटिंग और नोजिया को प्रिवेंट करना। इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज़ अवॉइडेड। इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो इरिटेशन है वो अवॉइडेड होता है, जैसे पेट में बहुत लोगों को दर्द वगैरह होने लगता है, उन सबको अवॉइड कर सकते हैं अगर इससे दे रहे हैं तो। इट इज़ सुटेबल फॉर दोज ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी, मतलब ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका। अगर हम लोग किसी की गैस्ट्रिक मतलब एसिडिटी के कारण दवाएं जो होती हैं डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारी दवाएं, उसको अवॉइड करने के लिए। दिस रूट इज़ कॉमनली यूज्ड इन टर्मिनली इल पेशेंट्स। इसका यूज टर्मिनली इल्ड पेशेंट में किया जाता है। फोर्थ है हमारा इनहेलेशन रूट। ये कुछ अदर रूट्स हैं, इनहेलेशन रूट, ऑप्टिकल्स, टॉपिकल्स रूट्स। इनहेलेशन रूट जो दवाएं हम भाप के थ्रू लेते हैं, इतना नॉर्मल है। द ड्रग्स आर इनहेल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अकर्स थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड म्यूकोसा, मतलब ऐसी दवाएं जो हम वेपर्स और अब्जॉर्प्शन करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक की म्यूकोसा के थ्रू। जैसे जनरली एनेस्थीसिया हम लोग नाक ऐसे नहीं तो भाप लेते हैं, कंबल ढक के कटोरी में एक विक्स की गोली आती है, वे उसका टैबलेट उसमें तोड़ के डाल देते हैं और उसके बाद उसको वेपोरेट करके लेते हैं, उसकी भाप जो निकलती है उससे। गैसेस, वैलेटाइल लिक्विड्स इसके एग्जांपल्स हैं। एडवांटेज, इमीडिएट अब्जॉर्प्शन टू रेगुलेट द डोजेस, डिफ़िकल्टी इन द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करने की डिफ़िकल्टी है उसे अवॉइडेड कर सकते हैं। इमीडिएटली ऑब्जॉर्प्शन इन ड्रग्स का हो जाता है। ऐसे अस्थमा वगैरह के पेशेंट उनको इन्हेलेशन के थ्रू ही दवा देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी नॉर्सेट में क्वेश्चन भी आया था नॉर्सेट 9 में कि क्या कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसको मतलब कौन सा रूट ज़्यादा प्रीफर करेगा। ऐसे बहुत सारे घुमा फिरा के उसमें फिर उसने दिया था कि इन्हेलेशन के थ्रू उसको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। टॉपिकल रूट्स, पांचवा हमारा टॉपिकल्स, एप्लीकेशन ऑन ऑफ सुटेबल डोजेस फॉर्म टू द स्किन फॉर आइदर लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट इज नॉन एज टॉपिकल रूट, ऑल्सो नोन एज क्यूटेनियस रूट। मतलब कुछ दवाएं होती हैं जिनको उनके स्पेसिफिक साइड पे लगा दी जाती है, जैसे किसी को पिंपल हुआ है तो वहाँ पे हम लोग दवाई उसको लगा दिए बस। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं पैरेंटरल रूट। तो सेकेंड हमारा ये, हमने इंटेरियर रूट पढ़ लिया। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अदर देन एलिमेंट्री ट्रैक आर कॉल्ड पैरेंटरल रूट। मतलब पैरेंटरल रूट ये मतलब होता है किसी ट्रैक का इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्टली वेन के थ्रू इंजेक्शन से दे देते हैं। दिस ड्रग इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द ब्लड और सम पार्टिकल्स पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ड्रग्स के थ्रू डायरेक्टली हम ड्रग को जो मतलब इंजेक्शन के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को। जैसे कि पहला होता है इसमें आईवी, सबने पढ़ा है। दिस ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ सुपरफिशियल वेन। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन ईजिली थ्रू दिस रूट। मतलब लार्ज अमाउंट में हम
मेडिकेशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं इस रूट के थ्रू। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस रैपिड एक्शन, ये रैपिड एक्शन प्रोवाइड करती है। डज ड्रग डोज इज़ ईजिली टू मॉनिटर, ईजिली हम डोज को मॉनिटर कर सकते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूड कैन बी गिवन बाय दिस रूट, लार्ज क्वांटिटी में फ्लूड हम इस रूट से दे सकते हैं। ड्रग इज़ नॉट, नेक्स्ट है हमारा, ड्रग इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड आइदर बाय लीवर और इंटेस्टाइन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, जैसे हम 100 mg किसी पेशेंट को कोई दवा दे रहे हैं तो वो उसको 100 mg पूरे नहीं प्राप्त मतलब मिल पाती है, उसको प्राप्त नहीं हो पाती है, कुछ अमाउंट में ही, मतलब जैसे कि यहाँ से गई, कुछ डाइजेशन में गड़बड़ी, 10% वहाँ कम हो गया, फिर वहाँ से लीवर के पास मेटाबोलाइज्ड होने के लिए चली गई, वहाँ पे मेटाबोलाइज्ड में लीवर ने 50%, मतलब जैसे दवा 30% या 40% पहुँच पाती है हमारी वेन्स के अंदर, ऑर्गन सेल्स के पास, तो यही चीज़ में इसको हम लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रग मतलब बायोअवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग की वो 100% होती है IV के थ्रू। उसके बाद है हमारा डिसएडवांटेज, इट इज़ अ हाईली अनसेफ रूट, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ रूट होता है। जैसे किसी को अगर हम लोग वेन के थ्रू दे रहे हैं तो हो सकता है कि मतलब उसको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं, सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। द ड्रग गिवन वंस कैन नॉट बी विड्रो, एक बार हम ड्रग दे चुके हैं तो उसे हम वापस नहीं निकाल सकते, जैसे कि डायलिसिस वगैरह के थ्रू। अब मान लो कोई प्रोटीन एल्बुमिन के साथ बाइंड हो गई दवा, IV से हम दे रहे हैं, तो IV नहीं है और ब्लड वेसल्स में जाके यहाँ पे ब्लड वेसल्स में एल्बुमिन के साथ बाइंड हो गई, तो क्या उसे हम डायलिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं? उसे डायलिसिस करते हैं। एल्बुमिन को कभी हम हीमोग्लोबिन के अंदर, जो ब्लड के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन्स एल्बुमिन होते हैं, जहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है ड्रग्स की, वहाँ से कभी निकाल सकते हैं, इसको डायलिसिस कर सकते हैं। अगर डायलिसिस करेंगे तो पेशेंट को हाइपोवोलीमिया हो सकता है, इसीलिए इन दवाओं को सोच समझ के एक एक्यूरेट डोज फॉर्म में दिया जाता है। ट्रेंड पर्सन्स इज रिक्वायर्ड टू गिव द इंजेक्शन, ट्रेंड पर्सन्स की रिक्वायर होती है इंजेक्शन देने के लिए। वेनस इरिटेशन कैन लीड टू थ्रोम्बोसिस, वेन्स का इरिटेशन, थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट फॉर्म हो सकता है। लीकेज ऑफ ड्रग आउटसाइड द वेन कैन बी प्रोड्यूस इरिटेशंस, मतलब कुछ ड्रग जो होती हैं जहाँ से हम इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ से बाहर भी निकल सकती हैं, ये भी हो सकता है डिसएडवांटेज। पैरेंटल रूट में दूसरा है हमारा इंट्रा मस्कुलर, IM के थ्रू। तो IM की जो डिग्री होती है वो, सॉरी ये मैंने बताई नहीं है, IM की जो होती है वो 90 डिग्री होती है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे देते हैं, और जो IV मैंने बताई नहीं थी वो 25 से 23 डिग्री पर देते हैं। द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन द मसल्स, ड्रग जो होता है डायरेक्टली मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। ग्लूटियन एंड डिल्टॉइड आर द मोस्ट कॉमन साइट यूज्ड इन एडल्ट्स, ग्लूटियल और डेल्टॉइड मसल्स कॉमन साइट्स होती हैं। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। फैट सॉल्यूबल ड्रग्स कैन बी गिवन ओनली बाय दिस रूट, फैट सॉल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं वो केवल इस रूट के थ्रू ही दी जा सकती हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ रैपिड, इनका एक्शंस भी रैपिड होता है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इंजेक्शंस प्रोड्यूस लोकल पेन, इंजेक्शन जो लोकल पेन प्रोड्यूस कर सकता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारे इंजेक्शन हमें IM के थ्रू ऐसे सीधे ऐसे लगते हैं। मैक्सिमम ऑफ 5 ml कैन बी गिवन बाय दिस रूट, मतलब मैक्सिमम जो है 5 ml तक हम इस रूट से दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा इंट्राडर्मल जो होता है, दिस ड्रग डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू स्किन, ये डायरेक्टली स्किन में थोड़ा ऐसे देते हैं, मतलब काफ़ी कम डिग्री रखते हैं, 10 से 15 डिग्री रखते हैं। द फॉर्म आर्म एंड सुपर बैक इज चूजन साइट, फॉर्म आर्म्स में और अपर बैक में ये चूजन साइट है इसकी। मोटेक्स टेस्ट जो होता है इंट्राडर्मल से करते हैं। पांचवा है हमारा सबकुटेनियस, जो सबकुटेनियस होता है हम 45 डिग्री पे देते हैं। द ड्रग इज
डायरेक्टली इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में डायरेक्टली हम ड्रग को देते हैं. अ फैटी लेयर ओनली स्मॉल अमाउंट 0.5 to 1 ml ऑफ ड्रग कैन बी गिवन बाय दिस रूट. 0.5 से 1 ml तक हम ड्रग इस रूट से सिर्फ दे सकते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्टर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं. तो पहले हमारा एज, वेट, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेस, हेल्थ एंड इलनेस. जैसे एज भी बहुत लोगों में ये मायने रखती है कि कितना अमाउंट में डोज को देना है, ये हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सेकंड वेट है, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मोटा है तो उसको हम लोग उसके हिसाब से देंगे दवा. जैसे फीमेल्स में अलग होता है, यहाँ पे सेक्स का रोल ये है कि मेल्स में अलग डोज होता है, फीमेल्स में अलग डोज होता है. रेस जो होता है, रेस मतलब स्किन के हिसाब से, जैसे कि ब्लैक लोगों में ज़्यादा जो होती है हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं. सेकेंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन से रूट से दे रहे हैं ये भी अफेक्ट कर सकता है. IM से दे रहे हैं, IV से दे रहे हैं. हेल्थ और इलनेस, बहुत सारे लोगों को हेल्थ और इलनेस के हिसाब से भी देना पड़ता है. अफेक्ट ऑफ अदर ड्रग्स, मतलब दूसरे ड्रग्स का इफेक्ट भी हो सकता है. टॉलरेंस मतलब पेशेंट को टॉलरेंस तो नहीं हो गया है, जैसे बहुत सारी दवाएं रैपिड अमाउंट में दी जाती हैं शॉर्ट इंटरवल्स पे, तो वो टॉलरेंस रेसिस्टेंस कॉज कर देती है, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशंस, एब्रेविएशंस, प्रिस्क्रिप्शन एंड ड्रग्स. उसके पहले हमारा टर्मिनोलॉजी यूज्ड, तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट है हमारा एनाल्जेसिक्स. तो ये ड्रग दैट रिलीफ पेन, एक ड्रग जो पेन को रिलीफ करती है. एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया तो सबको पता होगा. और an agent that reduce sensation affecting either the whole body or a particle area, मतलब सेंसेशन को कम कर देना जिससे हमें पेन ना फील हो पाए पूरे बॉडी में या कुछ मिनिमम या सेलेक्टेड एरिया पे. उसके बाद थर्ड है हमारा एंटाएसिड्स. एंटाएसिड्स जो होती है मेडिसिन और सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड टू रिलीफ सिम्टम्स, जो कि स्टमक एसिड को कम कर देती हैं. उसके बाद है हमारा एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयड और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करेगी, इनहिबिट रोकेगी. एंटी कार्सिनोजेनिक an agent that inhibiting or preventing the development of cancer, जो कैंसर सेल्स या को प्रिवेंट मतलब डेवलप होने से प्रिवेंट करती है, उन्हें एंटी कार्सिनोजेनिक कहते हैं. एंटी कोगुलेंट्स जो होती हैं ड्रग दैट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करती हैं, हेपेरिन जैसे होती है. उसके बाद आता है हमारी एंटी कॉन्वल्सेंट्स. एंटी कॉन्वल्सेंट्स और ड्रग दैट प्रिवेंट और रिड्यूस द सीजर्स. सीजर्स मतलब जो झटके आते हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए दी जा सकती हैं. उसके बाद आते हैं हमारे एंटीडोट्स. एंटीडोट्स जो होते हैं ये ड्रग दैट काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन और ओवरडोजेस बाय अनदर ड्रग. जैसे अगर पॉइजन की वजह से किसी और ड्रग के वजह से जो पॉइजनिंग कॉज हुई है उसके अगेंस्ट जो चीज दी जाती है उसे एंटीडोट्स कहते हैं. जैसे कि स्नैक वेनम का इंजेक्शन आता है, स्नैक ने काट दिया उसके अगेंस्ट भी हम एक और वेनम का इंजेक्शन देते हैं, स्नैक वेनम जो होता है. नेक्स्ट है हमारा एंटी इमेटिक्स. एन एजेंट दैट प्रिवेंट वोमिटिंग. वोमिटिंग के लिए एंटी इमेटिक्स देते हैं जिसके एग्जांपल हैं डोम्पेरिडोन. उसके बाद एंटी फंगल्स हम लोग देते हैं फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए. एंटी हिस्टामिन्स देते हैं हम लोग. और ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर एलर्जी के लिए हम लोग देते हैं सिट्रिजिन, नॉर्मल सबको पता होगा. एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए देते हैं. एंटी पैरेथिक्स जो होता है फीवर को रिड्यूस करने के लिए, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए देते हैं. उसके बाद आती है हमारी डाययूरेटिक्स. डाययूरेटिक्स की दवा जो होती हैं और ड्रग दैट इंक्रीज द वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंट ऑफ यूरिन. मतलब डाययूरेटिक्स जो होता है वो यूरिन के वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि फुरोसमाइड होता है. इमेटिक्स जो होती हैं और वोमिटिंग को कम करने के लिए दी जाती हैं, दैट इंड्यूस वोमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए दी जाती है. इमोलिएंट एन एजेंट दैट स्मूथेस एंड सल्फेंट्स द स्किन.
जो स्किन को स्मूथ करता है वो होता है। उसके बाद है हमारा गैलेक्टोगोग्यू, एन एजेंट दैट इंड्यूस सिक्रीशन ऑफ मिल्क। एक एजेंट होता है जो कि मिल्क सिक्रीशन को इंक्रीज करता है फीमेल्स में। उसके बाद है हमारा हाइपोटिक्स, अ ड्रग दैट प्रोड्यूस स्लीप बाय डिप्रेसिंग ब्रेन फंक्शंस। ये एक ड्रग जो होता है जो कि स्लीपिंग में हेल्प करता है, जैसे कि होता है बेंजोडाइजापीन। उसके बाद होता है मायोकॉटिक, अ ड्रग दैट कॉन्ट्रिक्ट्स पुपिल्स ऑफ आई, मतलब आइज के पुपिल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसे ओपियोइड्स कोलिनर्जिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसे जितना डिटेल में पढ़ लीजिए ड्रग्स के बारे में पता चल जाएगा। फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बाय फार्माकोलॉजिकल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो इसका मतलब होता है हाउ अ ड्रग प्रोड्यूसेस इट इफेक्ट इन द बॉडी। कैसे एक ड्रग जो होती है अपना इफेक्ट बॉडी में देती है। व्हाट इज ड्रग डज टू सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन टू ट्रीट द डिसीज। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि एक ड्रग जो होती है सेल और टिश्यूज और ऑर्गन के साथ क्या करती है किसी डिसीज से को ट्रीट करने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स हैं ड्रग एक्शन ऑन रिसेप्टर्स। ड्रग एक्शन ऑन रिसेप्टर्स, जो ड्रग रिसेप्टर्स पे एक्शन करते हैं। पहले है हमारा एगोनिस्ट क्या होते हैं? अ ड्रग बाइंड टू स्पेशियल रिसेप्टर ऑन सेल्स। मतलब एक ऐसी ड्रग जैसे कि वो जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ऐसे जो होते हैं सेल रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पे जाके जो होती है ये ड्रग यहाँ पे रिसेप्टर गई और यहाँ पे जाके वो भी बाइंड हो जाती है। मतलब ऐसे जाके सेल मेम्ब्रेन में बाइंड हो जाएंगी और सेल को एक्टिव करती हैं रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देती हैं। प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए सेल को एक्टिव कर देंगे उनके रिसेप्टर को, जैसे सेल एक्टिव हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सल्बूटामोल। सल्बूटामोल जो होता है B2 रिसेप्टर मतलब बीटा रिसेप्टर है, अगोनिस्ट होता है। मतलब वहाँ पे जाके ये एक्टिवेट करता है सेल को। और ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंकोल्स को डायलेट करता है। उसके बाद है हमारा एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ये ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को और एक्शन से प्रिवेंट करते हैं। इसका पहला एग्जांपल हमारा प्रोपैनोलोल। ये एक बीटा ब्लॉकर होता है जो कि हार्ट रेट को रिड्यूस करता है और बीपी को कम करता है। किसी को ज़्यादा बीपी हो तो ये देते हैं। उसके बाद सी है हमारा एंजाइम इनहिबिटर और एक्टिवेटर। ये जो होते हैं एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। इसके एग्जांपल्स है एस्पायरिन और कैप्टोप्रिल जो होते हैं ये इनहिबिटर्स होते हैं। उसके बाद से डी है हमारा आयन चैनल्स। कुछ आयन चैनल्स भी होते हैं जो कि चेंज करते हैं सेल की एक्साइटेबिलिटी को चेंज करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं लिडोकैनिन जो कि कैल्शियम चैनल और अमीनोडोरोन जो होता है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। ये दोनों सोडियम और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, कंट्रोल करते हैं हार्ट रिदम्स को। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन बाय थेराप्यूटिक एक्शन। मतलब थेराप्यूटिक एक्शन में ट्रीटमेंट के बेस्ट पे जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो डिसीज कंडीशन दे ट्रीट, मतलब कौन सी डिसीज कंडीशन कौन सा ड्रग ट्रीट करे उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ड्रग की गई है। इसके एग्जांपल्स हैं पहला है एनाल्जेसिक्स जो होते हैं पेन रिलीवर्स होते हैं। इसके एग्जांपल हैं पैरासीटामोल्स जो फीवर और पेन में दिया जाता है, एस्पायरिन है पेन और इन्फ्लामेशन में दे सकते हैं, मॉर्फिन है सीवियर पेन में दे सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे एंटीपायरेटिक्स जो होते हैं वो फीवर रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं। मेनली जो होता है टेम्परेचर रिड्यूसर ये होते हैं, टेम्परेचर रिड्यूसर आप बोल सकते हैं। और ये सब वजह से पेन और फीवर दोनों इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और सी हमारे होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करेंगे। सॉरी मैंने इसको पहले ही लाइन में लिख दिया था लेकिन यहाँ पे ये रहेगा और ये यहाँ पे
आइब्रोपोफिन और प्रेडिनियोसैलोन जो होता है एरिथमिक और एलर्जी में हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एंटी माइक्रोबियल। ये माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकेंगे या उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। पेनिसिलिन और फ्लूकोनाजोल जेल इसके एग्जाम्पल हैं। देन है हमारा कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स इसमें आती हैं थेराप्यूटिक ड्रग्स में। अम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, बीपी को कम करता है। सेकेंड आता है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। ये एंजाइना में हम लोग, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन में हम लोग देते हैं, चेस्ट पेन को रिड्यूस करता है। देन हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स आती हैं जैसे रेनिटेडिन होता है, अल्सर में हम लोग देते हैं। लोप्रामाइड होता है, डायरिया में हम लोग देते हैं। 6 है हमारा रेस्पिरेटरी में सल्बूटामोल और सिट्रिजिन आता है। सल्बूटामोल अस्थमा के लिए, सिट्रिजिन एलर्जी के लिए। फिर एंडोक्राइन्स ड्रग्स होती हैं, इंसुलिन आता है डायबिटिक के लिए। थायरोक्सिन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के लिए कुछ ड्रग्स आती हैं जैसे कि डाइज़ेपाम एंजाइटी को कम करता है। हिमेटोलॉजी ड्रग्स होती हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होती हैं जैसे कि हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीप्लेटलेट एस्पाइरिन होता है। वैसे थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, मतलब टारगेट्स के बेस में कि किसको टारगेट करेंगे, रिसेप्टार को कि एंजाइम को कि क्या किसको। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी दैट इज ड्रग इंटरैक्ट विथ टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स, मतलब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में जहाँ पे ड्रग जो होती है इंटरैक्ट करती है उनके साथ इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें पहला हमारा रिसेप्टार्स ऑन द सेल सरफेस, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ड्रग बाइंड करती हैं उनसे, एक्टिवेट और ब्लॉक कर सकती हैं उनके रिस्पॉन्सेस को। जैसे हमने पढ़ा था एगोनिस्ट जो होती है वो एक्टिवेट करते हैं और एंटागोनिस्ट जो होती हैं वो ब्लॉक करती हैं। इसका एग्जांपल सल्बूटामोल हमने पढ़ा है ये कि ये β2 रिसेप्टार को एक्टिव करता है, ब्रोंकोडाइलेशन करता है। उसके बाद इसमें सेकेंड होता है हमारा एंजाइम्स, ड्रग बाइंड विथ सेल एंजाइम्स, ड्रग्स जो सेल के एंजाइम्स के साथ बाइंड होती हैं। जैसे कि पहले हमारा एस्पाइरिन जो होता है वो इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को और रिड्यूस करता है पेन और इन्फ्लामेशन को कम करता है। सेकेंड है हमारा सिप्टोप्रिल जो होता है बीपी को कम करता है। सिप्टोप्रिल सी है हमारा आयन चैनल्स जो होते हैं ड्रग बाइंड विथ चैनल दैट कंट्रोल द आयन फ्लो, मतलब ड्रग उन चैनल्स के साथ बाइंड होंगे जो आयरन फ्लो को कंट्रोल करते हैं और चेंज करेंगे सेल एक्साइटेबिलिटी को, सेल की एक्साइटेबिलिटी को चेंज करते हैं। से लीडोकैन हमने अभी देखा था आयन चैनल्स के एग्जांपल में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है लिवोकेन और लोकल एनेस्थीसिया के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। फिर आता है अमियोडायरिन जो होती है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है, ये एंटी एरिथमिक होती है, मतलब एरिथमिया में दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग। अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner, especially doctors, telling the pharmacist which medicine to give, how much and how to take। मतलब प्रिस्क्रिप्शन एक रिटेन ऑर्डर होता है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स देते हैं, फार्मासिस्ट जो दवाओं को बेचते हैं या देते हैं उनको ये बताने के लिए कि दवा को कितना देना, किस अमाउंट में देना और कैसे देना है। इसके पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इसका पार्ट होता है, पहला होता है उसमें डेट मेंशन होता है, प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन विथ डेट। सेकेंड होता है पेशेंट का डिटेल उसमें होता है, नेम एज जेंडर एड्रेस वेट, इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई उनका वेट अलग होता है, उनका एज अलग होता है, मतलब नॉर्मली एज और वेट के हिसाब से सबको दिया जाता है दवा। और थर्ड हमारा होता है सुपरस्क्रिप्शन, यहीं से हमारा मेन जो होता है यहीं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये RX होता है, डॉक्टर हमें एक साइन होता है, सिंबल होता है जो कि देता है लिख के ताकि ये चीज़ हमें फॉलो करनी है मेडिसिन में। और उसमें फिर होता है इंस्क्रिप्शंस, ड्रग डिटेल्स, मतलब ये मेन पार्ट होता है, यहाँ पे ड्रग की डिटेल्स के बारे में दिया होता है। नेम ऑफ ड्रग क्या है, जेनरिक नेम प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं, जैसे दवाओं के जेनरिक नेम होते हैं
जैसे एंटीपायरेटिक्स ड्रग होती हैं, जैसे पैरासीटामोल, इसका जेनरिक नेम है। तो जेनरिक नेम जो होता है हर जगह फॉलो किया जाता है, और ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं, कंपनी ने अलग ब्रांड नेम से बनाई, ये अलग हो सकता है। उसके स्ट्रेंथ हम लोग देख लें, स्ट्रेंथ कितना होती है ये भी लिखा होता है। डोजेस फॉर्म कितना है ये भी लिखा होता है। डोजेस फॉर्म मतलब क्या है, टैबलेट है कि सिरप है कि इंजेक्शन है या क्रीम है, जैसे एग्जांपल लिखा होता है। और टैब पैरासीटामोल 500 mg, तो हमें टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg देनी है। सेकेंड होता है सब्सक्रिप्शंस में होता है इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट, ये फार्मासिस्ट के लिए होता है। ऑन क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन एंड डोजेस फॉर्म, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन कितनी देनी है, कौन से डोज की देनी है, ये मतलब सब्सक्रिप्शन जो होता है वो मेनली फार्मासिस्ट के लिए होता है। इसके एग्जांपल 10 टैबलेट्स, जैसे 10 टैबलेट देने हैं, 6 ml सिरप देना है, ये सब। उसके बाद होता है साइना जो होता है इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट फॉर हाउ टू टेक मेडिसिन, ये पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है कि कैसे किसी मेडिसिन को लेना है, डोज, रूट या फ्रीक्वेंट या ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ये होता है। इसके एग्जांपल से एक टैबलेट लेना ट्वाइस डे आफ्टर फूड फॉर 5 days, मतलब खाना खाने के बाद लेना है 5 दिन के लिए एक टैबलेट। उसके बाद होता है रिफ़िल का मतलब ये होता है कि कितनी बार उस दवा को दिया जा सकता है वापस। उसके बाद होता है हमारा डॉक्टर का सिग्नेचर होता है लास्ट में, नेम, रजिस्टर नंबर, सिग्नेचर फॉर लीगली रिक्वायरमेंट के लिए होता है। वैसे जनरली बस सिग्नेचर होता है और सब कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा, कभी भी सबने देखा है, दवा लेते जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक किसी भी हॉस्पिटल की एक पर्ची होती है जिसमें लिखा होता है सब कुछ। उसके बाद आता है ड्रग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ड्रग का क्लासिफिकेशन। पहला होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, RX ड्रग्स रिक्वायर मेडिकल डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, जैसे एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स और BP की मेडिसिन लेने के लिए हमें ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट होता है। सेकंड होता है हमारा नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी हम ले सकते हैं। ओवर द काउंटर के थ्रू हम ले सकते हैं जो भी मेडिकल्स हैं। कैन बी सोल्ड विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि पैरासीटामोल और एंटासिड पैरासीटामोल और गैस वगैरह की दवा, गैस्ट्रिक दवाएं। उसके बाद आती हैं हमारे कंट्रोल एंड स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ऐसी दवाएं जो उनके लिए स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़े, लीगली रजिस्टर्ड बिकॉज इट एडिक्शन और एब्यूज़, मतलब लीगली रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा ही हम इसे ले सकते हैं क्योंकि इनका एडिक्शन और एब्यूज़ हो सकता है। इसके स्पेशल नारकोटिक्स और साइकेट्रिक ड्रग्स लॉ इसके लिए भी हैं, इसके लिए स्पेशल लॉ होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन और डाइज़ापाम, ये सब इन सब की हैबिट और आदत लग सकती है और ये कॉज कर सकती हैं, डेथ कॉज भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा अब्रीवेशन एक मतलब टाइमिंग बताता है कि कितने अमाउंट में हमें ड्रग लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये होता है एब्रीवेशन और फुल फॉर्म और मीनिंग इनके देख लेते हैं। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ट्रीटमेंट ऑर्डर दिया है, इसका मतलब ये होता है। ये साइन का मतलब टैब का मतलब टैबलेट होता है, कैप्सूल का मतलब कैप्सूल होता है, सेर का मतलब होता है सिरिंज, ING लिखा है तो इंजेक्शन है इसका मतलब। GTT का मतलब होता है ड्रॉप्स के आई ड्रॉप्स वगैरह थे वो। ऑइंट का मतलब है ऑइंटमेंट्स देना है। सस का मतलब होता है सस्पेंशन देना है। और इलिक्स का मतलब होता है इलिक्जर देना है। ये बेसिकली मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए, जैसे हम लोगों के लिए। उसके बाद है हमारा टाइमिंग एब्रीविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OD का मतलब होता है वंस डे, दिन में एक बार। और BD का मतलब है ट्वाइस डे, दिन में 2 बार। TDS का मतलब होता है 3 times इन अ डे। YTS का मतलब होता है 4 times इन अ डे। HS का मतलब होता है एट बेड टाइम, मतलब सोने से पहले, सोते टाइम लेना है। SOS इफ़ नीडेड, मतलब जब रिक्वायर हो तभी आप खाएं। स्टार्ट का मतलब होता है इमीडिएट। PRN का मतलब होता है एज नीडेड, नीड के अकॉर्डिंग खाना है हमें। रिलेशन विथ फूड के साथ क्या रिलेशन है, अब्रीविएशन का देख लेते हैं। BFF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट के पहले खाना। AC का मतलब होता है बिफोर मील के पहले खाने से। ऐसी लोग वगैरह टैबलेट देते हैं, ये बिफोर मील
लिखा होता है। PC का मतलब होता है आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद। उसके बाद रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एब्रीवेशंस क्या क्या हैं। PO का मतलब होता है बाई माउथ, IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, SC या SQ का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, ID का मतलब होता है इंट्राडर्मल, PR का मतलब होता है पर रेक्टल, रेक्टल से देना है, SL का मतलब सबलिंगुअल, टॉप का मतलब है टॉपिकल्स के थ्रू देना है। इन्वेस्टिगेशन एब्रीवेशन इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या हो सकता है। HB मतलब हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, TLS मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवाना है, DLS का मतलब डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट करवाना है। ये सब तो नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं। ECG, USG, CT स्कैन, MRI, ये सब तो पता ही होगा। ये कुछ जनरल मेडिकल एब्रीवेशंस है, आप लोग देख सकते हैं, और कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बस ये याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस में ड्रग कैलकुलेशन वेट एंड मेजर्स। ड्रग कैलकुलेशन वेट एंड मेजर, दिस आर द क्रूशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सेफ मेडिकेशन अमाउंट। मतलब सेफ अमाउंट में मेडिकेशन देने के लिए क्रूशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोजिंग ऑफ ड्रग मस्ट बी एक्यूरेट, ड्रग का डोज एक्यूरेट होना चाहिए। गिविंग टू मच और टू लिटिल कैन बी हार्मफुल, ज़्यादा कम अमाउंट में देना बहुत हार्मफुल होता है। स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा सिक्योर अमाउंट में हमें देना पड़ता है कोई भी डोज। मेट्रिक इवॉल्वेंट ऑफ वेट एंड मेजर, ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1 हेक्टो बराबर 100 ग्राम, डेका बराबर 10 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम ही होता है। 1 डेसी में 0.1 ग्राम होता है, 1 सेंटी में 0.01 ग्राम होता है, 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है, 1 माइक्रोग्राम में 10⁻6 ग्राम होता है। ये तो याद करने की चीज़ें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ वॉल्यूम्स होती हैं, 1 लीटर में 1000 ml होता है। कुछ मतलब एपोथेक्री साइंस होते हैं, ओल्ड मेथड होते हैं, मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक पाउंड में जो होता है हमारा 480 ग्राम होता है, 1 kg में 2.2 पाउंड होता है, IBS भी से बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, 1 पाउंड को IBS भी बोलते हैं। 1 आउंस भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसे OZ लिखते हैं। और 30 ml होता है 1 आउंस में, 1 ग्राम में 60 ml होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और हाउस होल्ड सिस्टम की बात करें तो 1 टीस्पून में TSP लिखा जाता है, 5 ml होता है। 1 टेबल स्पून में 15 ml हमें लेना है। 1 कप में होता है 240 ml। उसके बाद बेसिक यूज़, जो हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे, लार्ज से स्मॉल अगर हमें जाना है तो, अगर केजी से ग्राम में हमें जाना है तो 1000 से डिवाइड मतलब इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, और ग्राम से mg में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, mg से माइक्रो mg में जाना है तो 1000 से, मतलब ये नॉर्मल है, आप लोग याद कर सकते हैं। स्मॉल से लार्ज में जाना है, अगर हमें छोटी मतलब जो छोटे mg हैं उनको ग्राम में जाना है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। डोजेस कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ फार्मूलाज जो होते हैं, फार्मूला याद करने ही पड़ेंगे। ये वैसे तो क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन नॉट सेट वगैरह में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जो नर्सिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले होती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फार्मूला जो होता है डोज कैलकुलेशन के लिए, डिज़ायर ओवर हैंड मेथड जिसे बोलते हैं, D/V/H। D मतलब डिज़ायर डोज क्या है, और H मतलब डोज इन हैंड, हमारे हाथ में कितना डोज है। D मतलब डिज़ायर डोज, कि डॉक्टर ने हमें क्या डोज प्रिस्क्राइब की है, ठीक। और वॉल्यूम मतलब हमारे पास कितने वॉल्यूम में डोज है, और H का मतलब हैंड इन डोज, हमारे हैंड में कितना डोज है। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिनाइनोबार्बिटल 25 mg है, और POBD हमें देना है। टैबलेट अवेलेबल हमारे पास जो है 20 mg/5 ml, इतना अवेलेबल है, तो हम लोग दे सकते हैं। डिजायरेबल डोज जो होता है 25 ml दिया है, वॉल्यूम ऑफ डोज 5 ml है, और इन हैंड डोज जो है 20 mg है। तो हमें इस डोज को निकालना पड़ेगा कि हमें पेशेंट को कितना डोज देना है। तो अब D/V = H कर देंगे, तो D = 25 है हमारा, और
5 ml जो है भी वॉल्यूम के बराबर है और H हमारा 20 mg दिया है, तो 125/20, तो हमारी जो डोज निकल के आई वो ये है हमारी डोज। ऐसे हम आप लोग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। सेकंड है हमारा IV ड्रिप रेट, मतलब ड्रॉप पर मिनट कैसे हमें IV में देना है पेशेंट को, अगर हम किसी को IV ड्रिप के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है TD/DF/T। TD बराबर टोटल वॉल्यूम ml में होनी चाहिए और DT बराबर होता है ड्रॉप फैक्टर, मतलब ड्रॉप फैक्टर कितना होना चाहिए, T बराबर टाइम होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आप क्वेश्चंस के लिए चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकती हूँ जो कि नॉर्सेट वगैरह में आते हैं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया वो एक नॉर्सेट का ही क्वेश्चन था। थर्ड है हमारा IV पंप रेट। IV पंप रेट कितना होना चाहिए, फॉर्मूला इसका होता है TV/TT, टोटल वॉल्यूम टोटल टाइम। जैसे किसी डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि हमें 8 घंटे में इतना ml तुम्हें पेशेंट को प्रोवाइड करना है, तुम क्या जानोगी कि भाई कितना, 8 घंटे में दे तो 1 घंटे में तुम्हें कितना प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो वही चीज़ के लिए फॉर्मूला है। चौथा हमारा वेट बेस्ड डोज आते हैं। वेट बेस्ड डोज होते हैं kg और यूनिट्स में होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट इंटू डोज, तो वेट kg में होना चाहिए, डोज जो होता है mg और kg में भी चल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा नॉर्सेट का, एडमिनिस्टर 750 ml ऑफ IV फ्लूइड ओवर 5 आवर्स यूजिंग माइक्रो ड्रॉप ट्यूबिंग, ड्रॉप फैक्टर जो हमारा 15 GTTs/ml है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा IV ड्रिप रेट फॉर्मूला होता है और टोटल वॉल्यूम ml इंटू ड्रॉप फैक्टर GTT और अपान टाइम इन मिनट्स। तो हमने TD/V/T लिख लिया, तो TD बराबर हम लोगों का दिया था 750 ml और ड्रॉप फैक्टर हमारा 15 ml दिया था। आवर मतलब हमें टाइम दिया था 5 घंटे का, तो 5 घंटे को मिनट में निकालना है तो उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 मिनट्स होते हैं 5 घंटे में। तो अब 750 × 15/300, तो 1 0 से 1 0 कट गया, एक और 15 एक बार में और 2 बार में 30, ये कट जाएगा और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 37.5 GTT/मिनट निकल के आएगा। तो ये हमारा होता है कि इतना हमें पर मिनट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। एक माइक्रो ड्रिप में जो होता है 15 ड्रॉप पर मिनट होता है, एक माइक्रो ड्रिप में जो होता है 60 ड्रॉप्स होते हैं। तो इसने हमें ड्रॉप फैक्टर तो लिख दिया था और माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग भी, अब कहीं कहीं नहीं लिखा होता है ड्रॉप फैक्टर, तो अगर माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग दे रहा है तो हम 15 वहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉप फैक्टर में, और अगर माइक्रो दे रहा है मतलब छोटा माइक्रो तो 6 ड्रॉप्स करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड पैरोक्विनोन पेनिसिलिन 1 लाख यूनिट IM दिया हुआ है और अवेलेबल डोज हमारे पास है 1,20,000 यूनिट पर 2 ml। तो हमें डोज कैलकुलेट करनी, कितना पेशेंट को डोज देंगे। तो पेशेंट का जो यूनिट था हमें जो प्रोवाइड की गई थी IM के थ्रू, वो इतना यूनिट हमें देनी थी, 2 ml देनी थी। तो अब जो होता है यहाँ पे हमने यूनिट लिख दी और जो वॉल्यूम था वो लिख दिया, अपान जो हमारे पास अवेलेबल डोज था, डोज इन हैंड, वो लिख दिया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे, इतना हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्माको डायनेमिक्स एंड उसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मेरी वीडियो से पढ़ने के बाद आपको ChatGPT या गूगल जो आजकल ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, ये सब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सबसे इजी लैंग्वेज वहीं से लाई है और कुछ बुक से प्रेफरेंस लिए हैं, कुछ नोट्स भी मैंने देखे हैं, तब जाके मैंने ये नोट्स बनाए हैं और काफ़ी इजी हैं, कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा बस एक बार देख लिया, आप चाहें तो PDF के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, PDF में मैं आपको सारे नोट्स जो है PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी। PDF के लिए आपको कुछ अमाउंट में पे भी करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बहुत ही छोटा अमाउंट रहेगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से बनाती हूँ, नोट्स खोज के बनाने में बहुत टाइम लगते हैं। और एक अच्छा नोट जो कि शॉर्ट नोट हो, काफ़ी ज़्यादा उसमें कुछ हार्ड ना हो, कुछ लिखना ना हो ज़्यादा, तो समझने के लिए भी हो और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी हम उसको लिख सकें।
ये तो थर्ड सेम है, सेकेंड ईयर है, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि अगर आपको सब कुछ पता है तो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं एक अच्छा टॉपिक। और मैं आपको बता भी दूँ कि कैसे हमें लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।